निदेशालय आयुर्वेद विभाग के इस YouTube चैनल पर बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाले प्रमेह और मधुमेह रोग के बारे में आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं में उसके कारण, उसके भेद, प्रोग्नोसिस और आधुनिक विज्ञान में मधुमेह के जो टाइप बताए गए हैं और मधुमेह का मूल कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस क्यों होता है, किसके कारण होता है और उसका शरीर पर क्या लक्षण होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज उसी वीडियो के दूसरे भाग में मूल कारण को ठीक करते हुए मधुमेह होने से पहले की अवस्था में शरीर को वापस कैसे लाया जा सकता है और मधुमेह को ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में और उसकी चिकित्सा के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार पारीक। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने शुद्ध चिकित्सा की परिभाषा बताते हुए लिखा है, प्रयोगे समवेत व्याधिम यो अन्योन्यम न उदीरियेत नासौ विशुद्ध शुद्धस्तु समयेत यो न कोपयेत। चरक संहिता के निदान स्थान के 8वें चैप्टर में आचार्य चरक कहते हैं कि शुद्ध चिकित्सा उस चिकित्सा को कहा जाएगा जो एक रोग को ठीक करते हुए दूसरे रोग को उत्पन्न नहीं करते, यानी मूल रोग को ठीक करती है लेकिन शरीर में दुष्प्रभाव के रूप में किसी भी दूसरे रोग को उत्पन्न नहीं करती है। इसकी चिकित्सा बताने से पहले आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की वे औषधियां जो मधुमेह की चिकित्सा में अधिकतर लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले रहे हैं। इस वीडियो में हम उन औषधियों के ग्रुप का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं बता रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी भी पैथी की निंदा करना या अपमान करना नहीं है। हम केवल आप तक वास्तविक जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला औषधीय ग्रुप मैग्नीनिटिनाइड्स। इस ग्रुप की औषधियां शरीर में इंसुलिन को ज्यादा रिलीज करती हैं। दूसरा ग्रुप है सल्फोनिलयूरियाज। इस ग्रुप की औषधियां भी इंसुलिन को ज्यादा रिलीज करती हैं। डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स यानी DPP4 इनहिबिटर्स, यह ग्रुप इंसुलिन को ज्यादा रिलीज करता है, लीवर से ग्लूकोज के सिक्रेशन को कम करता है। बाइग्यूनाइड्स लीवर से ग्लूकोज के स्राव को कम करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स, ये शरीर में स्टार्च व कुछ शुगर के ब्रेकडाउन को धीमा करती हैं। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स 2 इनहिबिटर्स यानी SGLT2 इनहिबिटर्स, इस वर्ग की औषधियां किडनी से ग्लूकोज के वापस एब्जॉर्ब होने को रोकती हैं, यानी शरीर की शुगर को गुर्दों के द्वारा बाहर निकालती हैं। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, यह वर्ग मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बहुत कम मात्रा में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। एमिलिन मिमेटिक्स, यह भोजन की स्टोमक में गति को धीमे करती है, अधिकतर इंसुलिन के इंजेक्शन के साथ प्रयोग की जाती है। इनक्रेटिन मिमेटिक्स यानी GLP-1 एनालॉग्स, यह औषधि इंसुलिन के स्राव को बढ़ाती है और अन्य औषधियों के साथ प्रयोग में लाई जाती है। ये सारे वर्ग भी हैं जो अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इस जानकारी से ये स्पष्ट होता है कि अधिकतर औषधियां इंसुलिन के स्राव को बढ़ाती हैं, जबकि हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि टाइप 2 मधुमेह में इंसुलिन बढ़ी हुई अवस्था में होता है। इंसुलिन के अधिक बढ़ने के कारण पेंक्रियाज अधिक क्रियाशील होता है और अंत में वह ओवर एक्टिविटी के कारण कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद इंसुलिन का निर्माण करना कम कर देता है या बंद कर देता है और मधुमेह रोगी जो टाइप 2 का था वह टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। आचार्य चरक ने चरक संहिता में एक विशेष सूत्र के द्वारा एक सिद्धांत स्थापित किया है जो सभी रोगों में अप्लाई किया जा सकता है। संशोधनम संशमनम निदानश्च च वर्जनम एतावत् भिषजा कार्यम रोगे रोगे यथा विधि। चरक संहिता के विमान स्थान के 7वें चैप्टर में आचार्य चरक कहते हैं कि सभी रोगों में दोषों की स्थिति के अनुसार सबसे पहले संशोधन, उसके बाद में संशमन और निदान का परिवर्जन या निदान का सेवन को बंद करना, ये सभी रोगों में अप्लाई किया जा सकने वाला एक चिकित्सा सिद्धांत है। तो अब इस सिद्धांत को हम थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। संशोधन, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि आयुर्वेद में रोग का मूल कारण
दोषों की बढ़ी हुई अवस्था होती है। जो वात पित्त कफ शरीर के दोष हैं, ये जब अपनी मात्रा से बढ़ जाते हैं तब रोग को उत्पन्न करते हैं। तो यदि बहुत ज्यादा बढ़े हुए दोष हैं तो संशोधन यानी पंचकर्म की विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर के दोषों को बाहर निकाला जाता है, उसको संशोधन कहा जाता है। और दूसरा क्रम है संशमन। दोषों को अपने स्थान पर ही समन किया जाता है, यानी उनकी बढ़ी हुई अवस्था को कम किया जाता है, उनसे विपरीत गुण वाले औषधीय द्रव्यों के प्रयोग के द्वारा या आहार का प्रयोग करके। और तीसरा महत्वपूर्ण चिकित्सा सिद्धांत है निदान का परिवर्जन, यानी जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुआ है उनके सेवन को बंद करना। हमने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करने से या बहुत ज्यादा कैलोरी वाला भोजन करने से इंसुलिन रेसिस्टेंस उत्पन्न होती है। ये टाइप 2 मधुमेह का मूल कारण है। तो यहाँ पर निदान बंद करना यानी उन कारणों का प्रयोग बंद करना जिनसे मधुमेह उत्पन्न हुआ है, उनमें सबसे पहले आएगा कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कम करना। सामान्य रूप से ये माना जाता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, जबकि शरीर में बहुत सारे खाद्य पदार्थों के द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ग्लूकोज के अलावा भी बहुत सारे हैं। गुड़, शहद, फलों का रस, दूध, फल, डिब्बाबंद फूड, माल्टोज, इन्वर्ट शुगर, कार्न स्वीटनर, केन शुगर, माल्ट सिरप, मोलेसिस, ये सारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करते हैं। किसी भी खाद्य वस्तु का जब हम शरीर में प्रयोग करते हैं तो वह कितनी स्पीड के साथ शरीर में ग्लूकोज को पहुंचाएगा, इसके नापने के लिए एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम से एक वैल्यू है। यह वैल्यू फिक्स वैल्यू है जो लगभग सभी पदार्थों की जिनको हम भोजन में प्रयोग करते हैं उन सब की एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के द्वारा हम ये जान सकते हैं या कौन सी खाद्य वस्तु शरीर में कितनी स्पीड से ग्लूकोज को पहुंचाएगी। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है और ये एक मानक माना जाता है। बाकी सभी खाद्य वस्तुओं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इससे नीचे होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस में हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अनुसार भोजन में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का 3 वर्ग में विभाजन कर सकते हैं। पहले ग्रुप में हम उन खाद्य पदार्थों को लेंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से अधिक होगा। 70 से अधिक जीआई वाले खाद्य पदार्थ हैं सफेद चावल, ब्रेड, मुरमुरा, पोहा, मैदा, कॉर्न स्वीटनर, केक, बिस्किट्स, कद्दू, आलू, पिज्जा, फास्ट फूड, शक्कर, गुड़, खजूर, एनर्जी ड्रिंक, चॉकलेट और मैदे से बनी हुई चीजें। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से अधिक होता है। दूसरे वर्ग में हम 40 से 70 जीआई वाले खाद्य वस्तुओं को लेंगे। इनमें है गेहूं, बासमती बड़े दानों वाला, ब्राउन राइस, मटर, जिमीकंद, शकरकंद, पपीता, केला, आम, अंजीर, अनानास, खरबूजा, किशमिश, आइसक्रीम, शहद। तीसरे ग्रुप में हम उन खाद्य वस्तुओं को लेंगे जिनका जीआई इंडेक्स 40 से नीचे होता है। इनमें है जौ, दलिया, ओट्स, मूंग दाल, अरहर दाल, लोबिया, राजमा, छोले, सोयाबीन, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, खुबानी, सेव, मौसमी, नाशपाती, बेर, अमरूद, जामुन, दूध के उत्पाद, सब्जियों का सूप, मूंगफली, अलसी, बादाम, अखरोट, कद्दू, सूरजमुखी के बीज, अंडा, मीट, घी, ये सब वस्तुएं वे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 से नीचे है। हमारा इस वीडियो में आयुर्वेद की मधुमेह की संपूर्ण चिकित्सा बताना या व्यक्तियों को ये सलाह देना कि आप जो औषधि ले रहे हैं उसके स्थान पर इस तरह की औषधि लें, ये बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सा लेने के लिए आपको विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श करके उनके द्वारा चिकित्सा लेनी चाहिए। मधुमेह के उपचार के संबंध में एक बहुत ज्यादा प्रचलित शब्द है डायबिटीज रिवर्सल। डायबिटीज रिवर्सल का मतलब अपने मधुमेह के स्तर को नियंत्रित और ठीक करते हुए शरीर को उसी अवस्था में वापस लाना जहां से रोग बनना प्रारंभ हुआ था, यानी वर्षों पुरानी स्थिति में शरीर को वापस ले जाना, यह डायबिटीज रिवर्सल है। यहाँ हमें टाइप 2 मधुमेह के जो ज्ञात कारण हैं उनमें
डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, कार्बोहाइड्रेट का अधिक प्रयोग करना, बहुत अधिक कैलोरी वाले फूड का प्रयोग करना। यदि हम इन चीजों का प्रयोग छोड़कर इनके विपरीत चीजों का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो डायबिटीज रिवर्सल हमें प्राप्त हो सकता है। डायबिटीज रिवर्सल पूरी तरह आयुर्वेद सम्मत है, क्योंकि आयुर्वेद का चिकित्सा सिद्धांत है निदानस्य परिवर्जनम। जब निदान का सेवन बंद किया जाता है तो रोग ठीक होकर शरीर वापस उसी रूप में पहुंच जाता है। रिवर्सल का प्रोसेस रोग के उपचार के आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप है। जिन कारणों से रोग हुआ है उनका प्रयोग बंद कर बढ़े हुए दोषों को कम करने के लिए उनके विपरीत गुणों वाली आहार और विहार यानी हमारा जीवनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल, उसको पूरी तरह परिवर्तित करना। सभी लोग डायबिटीज रिवर्सल क्यों नहीं कर सकते, ये एक प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर ये है कि हमारे खुद के बनाए हुए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके कारण सभी व्यक्ति डायबिटीज रिवर्सल को अचीव नहीं कर सकते। पहला बिंदु है अपने बनाए घेरे में रहना। प्रत्येक व्यक्ति का कम या ज्यादा अपने आप का एक घेरा बनाया हुआ होता है, वह उसी में विचार करता है और उसी में रहना चाहता है। दूसरा कारण है अपनी आदतें। हमारी कुछ ऐसी आदतें जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, नहीं छोड़ने के कारण डायबिटीज रिवर्सल अचीव नहीं हो सकता। अपना कंफर्ट जोन, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक कंफर्ट जोन होता है, वह उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, अपने शरीर को, अपने मन को किसी तरह का कष्ट नहीं देना चाहता। यह भी एक कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति डायबिटीज रिवर्सल को अचीव नहीं कर सकता। अपनी सीमित सोच, हम अपनी बनाई हुई सीमित सोच में रहते हैं और उस सोच को विस्तार नहीं देना चाहते। पांचवा कारण है आगे बढ़ने में अक्षमता। व्यक्ति फॉरवर्ड स्टेप नहीं ले पाता और उस अक्षमता के कारण वह डायबिटीज रिवर्सल को अचीव नहीं कर पाता। और अंतिम बिंदु है, अधिकतर व्यक्तियों की ये सोच होती है कि चल रहा है, अभी तो ठीक है। इस सोच के कारण सभी व्यक्ति डायबिटीज रिवर्सल को अचीव नहीं कर सकते। यदि हम स्थितियों को बदलते हुए रिवर्स कर लें तो इंसुलिन रेसिस्टेंस पूरी तरह रिवर्स हो सकती है और वर्षों पुरानी हमारी शरीर की वह स्थिति जब रोग बनना प्रारंभ हुआ था उस स्थिति में शरीर वापस पहुंच सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें रिवर्सल के लिए मूल कारणों पर फोकस करना होगा और एक निश्चित लक्ष्य पर ध्यान देने के साथ उसकी निरंतरता आवश्यक है। इसमें लक्ष्य के मिले बिना यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। रिवर्सल के पूरे प्रोसेस को हम 4 बिंदुओं में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एडजस्टमेंट। जैसे ही हम रिवर्सल के लिए अपना कार्य शुरू करते हैं तो शरीर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया कुछ दिन, कुछ सप्ताह चलती है। इसके बाद दूसरा है एक्सीलरेशन। इसमें जैसे ही शरीर एडजस्ट होता है, एडजस्ट होने के बाद में हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसको गति देने की कोशिश शरीर करता है, इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। और तीसरा बिंदु है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी शरीर एक्सीलरेशन के साथ ही अपने अंदर परिवर्तन करना शुरू करता है, जिसको इनर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। यानी शरीर सकारात्मक बदलाव करता है। और अंतिम बिंदु है इसका आत्मनिर्भरता। जब एडजस्टमेंट, एक्सीलरेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम अचीव कर लेते हैं तो शरीर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है और इस रिवर्सल के प्रोसेस को अचीव कर लेता है। यहाँ पर हमें रिवर्सल में एक चीज ध्यान देने वाली है कि रिवर्सल कोई स्मूथ प्रक्रिया नहीं है, यह कोई घटना भी नहीं है, यह एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे अप्स और डाउन्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया में जाना चाहिए। रिवर्सल तब शुरू होता है जब हम गलत चीजों को छोड़ते हुए सही चीजों को शुरू करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही रिवर्सल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अपने आप को ठीक करने का जो हीलिंग सिस्टम शरीर के अंदर है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारी रिवर्सल की प्रक्रिया को गति मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अग्नि दोष की स्थिति, उसका खान पान, उसका रहने का स्थान, ये सब चीजें अलग अलग होने के कारण सभी व्यक्तियों की एक तरह की चिकित्सा नहीं हो सकती, सभी व्यक्तियों की एक ही औषधि से चिकित्सा नहीं हो सकती। इसी तरह रिवर्सल का प्रोसेस भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण एक जैसा नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ता है।
वे कारण है शरीर में यदि सूजन है या इन्फेक्शन है, पाचन संबंधी किसी तरह की न्यूनता है, हार्मोन संबंधी कोई अनियमितता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा पतला या मोटा है, शरीर के अंग यानी किडनी, लीवर, हार्ट या ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या है, व्यायाम के लिए व्यक्ति ने अपने मन में कोई लिमिट निर्धारित कर रखी है और व्यक्ति के व्यवहार या उत्साह संबंधी कोई समस्या है, तो उसके रिवर्सल में हमें कुछ चीजों का परिवर्तन करना पड़ सकता है। मधुमेह के उपचार के लिए हमें आयुर्वेद में जो चिकित्सा सिद्धांत बताया है उसके अनुसार सबसे पहला काम है निदान का प्रयोग बंद करना, यानी उन कारणों का प्रयोग बंद करना जिनके कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस की स्थिति उत्पन्न हुई है और इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण डायबिटीज टाइप 2 या मधुमेह टाइप 2 उत्पन्न हुआ है। तो उन कारणों में है आलसी जीवन शैली। यहाँ पर हमें अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करना होगा, प्रतिदिन व्यायाम, योग इनको अपने जीवन में शामिल करना होगा। कम से कम प्रतिदिन 45 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी तेज कदमों से चलना। इसके साथ ही कुछ ऐसे योगासन जिनका शरीर पर सकारात्मक प्रभाव होता है, इसको यदि सब योगासन आप प्रारंभ में नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं, 15-20 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन। उसके साथ ही जो आराम से किए जाने वाले आसन हैं उनको किसी भी योग विशेषज्ञ की सहायता से किया जा सकता है। इसमें कितना करना है इसका मन में कोई टारगेट नहीं बनाना, अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार धीरे धीरे अधिकतम की तरफ जाएं। इसमें समय की कमी, थकान, इस तरह की सोच का कोई भी स्थान नहीं है। अधिकतम वर्कआउट करने की कोशिश करें क्योंकि आपकी बीमारी कोई छोटी बीमारी नहीं है और रिवर्सल का प्रोसेस भी सामान्य घटना नहीं है। यदि रिवर्सल आप अचीव कर लेते हैं तो ये मान लीजिए शरीर को आप वर्षों पुरानी वाली स्थिति में वापस लौटा सकते हैं। इसलिए इस प्रोसेस की निरंतरता और स्थायित्व पर फोकस रखें। दूसरा कारण कार्बोहाइड्रेट के प्रयोग को कम करना। जैसे अभी इसी वीडियो में हमने जाना कि सभी खाद्य वस्तुओं में कहीं न कहीं कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका 40 से नीचे हैं और उसमें भी कोशिश करिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 से 30 तक हैं, उन्हीं खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करना है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ग्लूकोज सबसे ज्यादा चीनी में होता है और जैसे ही हम चीनी के प्रयोग को बंद करेंगे हमारे शरीर की शुगर नियंत्रित हो जाएगी। जबकि अभी इसी वीडियो में हमने जाना कि चीनी हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थों में छुपी हुई रहती है, तो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अनुसार उन खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 से नीचे हैं और उसमें भी कोशिश करें 25 से 30 ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर को चीनी की कितनी आवश्यकता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में यदि हम 1 डेसीलीटर ब्लड में चीनी का मापन करें तो 70 से 110 मिलीग्राम 1 डेसीलीटर में चीनी की मात्रा होती है। इस तरह से यदि हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है तो पूरे शरीर में एक समय में 5 ग्राम चीनी होती है, यानी शरीर में बहुत ज्यादा चीनी नहीं होती है। इसलिए चीनी का प्रयोग हम शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करने की अपेक्षा हमारे स्वाद की पूर्ति के लिए करते हैं। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कार्बोहाइड्रेट के प्रयोग को एकदम न्यूनतम रखना चाहिए। 40 से नीचे जीआई वाले खाद्य वस्तुओं के प्रयोग में सबसे ज्यादा ध्यान रखें ग्रीन वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग करें क्योंकि इनका जीआई बहुत कम होता है। फलों में फ्रुक्टोज होता है जो अंत में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अधिक मात्रा में फलों के प्रयोग से लीवर में फ्रुक्टोज स्टोर होता है, इसलिए फलों का भी न्यूनतम प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा कारण था अधिक कैलोरी वाले फूड का प्रयोग करने से शरीर में वजन बढ़ता है और वजन बढ़ने के कारण हमें इंसुलिन रेसिस्टेंस की स्थिति डेवलप होती है। यदि मधुमेह की अवस्था में वजन बढ़ा हुआ है तो वजन को कम करने पर फोकस करना पड़ेगा। मधुमेह के व्यक्ति में यदि मोटापा है तो यहाँ पर हमें कुछ बदलाव करने होंगे। यदि मोटापा है तो वर्कआउट के साथ कैलोरी डेफिसिट पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हमारे शरीर की दैनिक जरूरत
1800 से 2000 कैलोरीज की होती है। यदि हमें वजन कम करना है तो 1400 से लेकर 1500 कैलोरी प्रतिदिन हमें लेनी है आहार के रूप में, और उसके बाद वर्कआउट के द्वारा 400 से 500 कैलोरी उसमें से बर्न करनी है। क्योंकि वजन को कम करना तब तक संभव नहीं है जब तक हम कैलोरी की मात्रा पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि 1 किलो वजन घटाने के लिए हमें 9000 कैलोरी बर्न करनी आवश्यक होती है। यदि आप मधुमेह से पीड़ित हैं या मधुमेह की पूर्वावस्था में हैं तो आज ही संकल्प लें कि आपको इसको ठीक करते हुए शरीर को उसी पुरानी स्थिति में वापस पहुंचाना है जहां से रोग प्रारंभ होना शुरू हुआ था। इसके लिए अपने को और अपनी आदतों को बदलने के संकल्प के साथ विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक से मिलिए। वे आपको आपकी प्रकृति के और रोग के अनुसार उचित आहार, उचित औषधि और उचित व्यायाम का परामर्श देंगे। आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।